अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मल्टीपल इंटीग्रल वाला। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज हमारे पास है 13.3 थॉमस फैने कैलकुलस 11th और 13 एडिशन कैलकुलस 3 के अंदर। आज हम डबल इंटीग्रल वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हमने डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म ही पढ़ा था, लेकिन आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से पढ़ेंगे, फिर हम पोलर फॉर्म को किसी भी डबल इंटीग्रल को पोलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल को। आपको पता होना चाहिए कि डबल इंटीग्रल सबसे पहले किस फॉर्म के अंदर होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले इसके कितने स्टेप होते हैं? एमसीक्यूज के हवाले से 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। और सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर हमने क्या करना होता है? हमें पता है पोलर फॉर्म में एक्स किसके बराबर होता है? जल्दी बताइए। आर कोस थीटा के बराबर। बिल्कुल ठीक। और वाई किसके बराबर होगा? आर साइन थीटा के साथ। हमने इसको किसके साथ रिप्लेस करना है? बाय सूटेबल वेरिएबल के साथ। मीन के हमने किसको कन्वर्ट कर दिया? डी एक्स और डी वाई को, सॉरी एक्स और वाई को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा के साथ। ये तो हो गया स्टेप 1। अब हमारे पास जो स्टेप 2 होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास डबल इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती हैं, आप यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी देख सकते हैं। इसके ऊपर ये जो लिमिट होगी, ये किस फॉर्म की लिमिट होगी? कार्टेशियन फॉर्म की लिमिट होगी। हमने इसे किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म के अंदर। तो हमें लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेंगी। क्या करना पड़ेंगी? लिमिट्स चेंज करना पड़ेंगी। लिमिट्स चेंज इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर हमने लिमिट को चेंज कर देना है। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन सबसे पहले आप समझ लें। ये तो हो गए इसके स्टेप। अब हम बढ़ते हैं, इंक ख़त्म हो गई थी पेन से, सॉरी। तो स्टेप 3 जो हम पढ़ेंगे, स्टेप तो हमारे पास 2 ही होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिए स्टेप, लेकिन अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। आपने याद रखना है कि जो थीटा की इंटीग्रेशन होगी, किसकी इंटीग्रेशन होगी? थीटा की। वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। और जो हमारे पास आर की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट भी हो सकती है, आर मे नॉट। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते थे? जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, हमारे पास यहाँ पे कोई रेंज होगी, जो लिमिट्स होगी, हमने इसको भी कन्वर्ट करना है स्टेप 2 के अंदर। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है? जो कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसको हमने किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है? ये तो रेंज के हवाले से कन्वर्ट करेंगे। और किस फॉर्म के अंदर आएगी हमारे पास? डी आर डी थीटा, सॉरी यहाँ पे एफ आर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? आर ये कहाँ से आया? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर हमारे पास कहाँ से आया। अब हम इसी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्योर मैथमेटिकल को पूछा जा सकता है, जो कि मैथमेटिकल के स्टूडेंट हैं बीएस के। लेकिन आप समझ लें, जो दूसरे स्टूडेंट भी हैं जिनको ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, वो भी समझ लें कि कैसे आया। और एक और बात एमसीक्यूज़ के हवाले से बता दूं कि पोलर फॉर्म को किसके साथ किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया हमारे पास 3 एमसीक्यूज़। अब हम आगे भी इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे फर्दर, लेकिन ये तो एमसीक्यूज़ यहाँ तक ही ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहता है? हाउ द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई। इसे हम क्या कहेंगे? एफ एक्स वाई को कार्टेशियन प्लेन। और आर क्या होगी? रेंज। जो लिमिट होगी जो हमारे पास इंटीग्रल की, इज रिलेटेड टू द इंटीग्रल। इंटीग्रल के साथ कैसे रिलेट करेंगे? एफ जी यू आर एच यू आर। हमारे पास इंटीग्रल क्या है? डबल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो मैं डबल इंटीग्रल लूँगा। और जी यू आर एच यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा जब मैं इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूँगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, रेंज वही आएगी, आर कोस थीटा और एफ, सॉरी यहाँ पे एफ, और एच की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? जी आर साइन थीटा। अभी हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास आया कहाँ से? डी आर
और डी थीटा और यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई। अब हमने ये भी तो पढ़ना है ना, ये आया कहाँ से। हम बेसिकली ये जो लिमिट्स थी ये तो हमने वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई थी। ये आई कहाँ से, हमारे पास क्या था, एक्स और वाई, और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, डी एक्स और डी वाई। ये हमने जो लिमिट दी थी वो इसकी वैल्यू थी। अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट कैसे लिया, जो हमारे पास क्या था, जे यू वी। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास सबसे पहले x होता है, x के रिस्पेक्ट किसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास u का, और dy के हिसाब से किसका लेंगे, u का, सॉरी x के हिसाब से चलेंगे, और नीचे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे r, और dy du और dy dr। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ये हमारे पास कहाँ से आया। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास कहाँ से आया। तो बेसिकली हमने तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया है ना, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जे यू वी ये कहाँ से आया। जिस तरह हमने इसको किसके बराबर रखा था, यहाँ पे एफ एक्स वाई, यहाँ से समझ लेंगे इजी रहेगा, डी एक्स और डी वाई, एफ डी आर और डी थीटा, और आर डी थीटा था ना। तो ये आर किसके रिस्पेक्ट था, यू और वी के रिस्पेक्ट। मैंने यहाँ पे आर की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे सॉरी आर और थीटा के रिस्पेक्ट मैंने आर की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे जे लिख दिया, और आर की जगह हमने क्या लिख दिया, यू लिख दिया, और थीटा की जगह मैंने वी लिख दिया, वही फॉर्म है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। तो मैं बेनिफिट में ही लिखूंगा, लेकिन आप बेनिफिट के नीचे इसके बेनिफिट पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। तो पोलर फॉर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डी एक्स किसके बराबर होता है, एक्स किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे यू क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर हम नहीं लिखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब अगली बात आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है, वो बात क्या है हमारे पास, कि जो डी एक्स और डी आर है, डी एक्स और डी आर, आर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, यू यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, आर कांस्टेंट नंबर नहीं है, और डी एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, अवर डी आर के हिसाब से, तो आर साइन थीटा। अब ये हमारे पास x की तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, कोस थीटा। लेकिन जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ये क्यों लगाया अभी मैं आपको बताता हूँ। और नीचे हमारे पास क्या है, डी वाई और डी यू। डी वाई की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, हमें पता है, साइन थीटा, साइन थीटा। और डी वाई और डी आर किसके बराबर होगा हमारे पास, आर हमें पता है कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो आर कोस थीटा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आया, आर तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं था, ये तो साथ आ गया डेरिवेटिव के साथ। लेकिन हमें देखना है यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया। यहाँ पे हमें पता है एक्स का क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, सॉरी एक्स का हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा। और कोस थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे आर के रिस्पेक्ट यू, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था ना, डी ओवर डी यू यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा डायरेक्ट लिख दिया, एक्स की जगह पुट कर दिया। अब यहाँ पे डी एक्स और डी आर वाई है, आर तो मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, इसे आप मज़ीद इस मेथड से समझ सकते हैं, डी ओवर डी आर कोस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, कोस थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा, और आर हैज़ इट इज़, और कोस थीटा की जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन थीटा होता है, तो इस वजह से हमने नेगेटिव लगा दिया। और यहाँ पे आर कोस थीटा, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास क्या बच गया, हम यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आर जब कोस कोस मल्टीप्लाई होंगे तो कोस का क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्केयर, और यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव एज इट इज़, और आर साइन, और साइन क्या बन जाएगा, साइन का स्केयर थीटा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, आर कोस स्केयर थीटा, और
साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। हमें पता है ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ये आर ही हमने बेसिकली प्रूफ करना था। ये फॉर्म तो हमारे पास बन रही थी डी आर और डी थीटा, लेकिन हमने यहाँ पे किसको प्रूफ करना था, आर को प्रूफ करना था, तो सो वो हमने कर दिया। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके हिसाब से हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल कार्टेशियन प्लेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होगी एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, वो किसके बराबर होंगे, हमारे पास जो रेंज होगी हैज़ इट इज़ एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा, और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी, आर डी थीटा। तो ये आर हमने प्रूफ कर दिया। कहाँ से आया, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लेंगे पोलर फॉर्म के अंदर। ये तो थे इसके बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसके पढ़ते हैं बेनिफिट्स। तो मैं नीचे न्यू हेडिंग दे लेता हूँ। बेनिफिट इसके क्या होते हैं हमारे पास। बेनिफिट सबसे पहला तो हमारे पास ये होता है कि ये हमारी इंटीग्रेशन को क्या बना देता है, आसान कर देता है। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक पर्पस आपको अंडरस्टैंडिंग ही करवाना है। तो बेनिफिट्स, तो सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी इंटीग्रेशन को ईजियर बनाता है। ईजियर कैसे बनाता है ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे बनाएगा। अगर हमारे पास रीजन किसके अंदर हो, सर्कल के अंदर हो, रीजन किसके अंदर हो, वर्क करे एक सर्कल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म को इस्तेमाल करके आसान बना लेते हैं। ये कैसे आसान बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सीख लेंगे। और दूसरा हमारे पास इसका बेनिफिट है कि जो इंटीग्रल हमारे पास मुश्किल होते हैं, मीन के हमने नॉन रेक्टेंगुलर इंटीग्रल पढ़े थे, उसकी इंटीग्रेशन हमें क्या करनी पड़ती थी, चेंज करनी पड़ती थी इन नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। तो हमारी इंटीग्रेशन को क्या करता है, पॉसिबल टू सोल्व करता है, सोल्व टू पॉसिबल, सोल्व पॉसिबल इन ईजी वे। ठीक है, आप ये अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे करता है। जब हमारे पास रीजन हो वर्क करे रिक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, कि हमने रीजन को कैसे कन्वर्ट करना हो नॉन रेक्टेंगुलर के अंदर, हमें पता है कि हमें जो लिमिट्स होती हैं वो रिप्लेस करना पड़ती हैं। तो हमें जो लिमिट्स रिप्लेस करने से हमें बचाता है, इस वजह से हम पोलर फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगुलर यूज़ टू रेक्टेंगुलर यूज़। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद हम एग्जाम्पलें देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में जो टीचर ज़्यादातर पूछते हैं वो एग्जाम्पलें ही पूछते हैं। तो यहाँ तक थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 एंड -1, इसकी पहली लिमिट आ गई। और दूसरा इंटीग्रल क्या है, 0 1 नेगेटिव एक्स स्क्र पॉजिटिव आर स्क्र और वाई स्क्र। यहाँ पे जो आर था आप इसको रेडियस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, रेडियस। ठीक है, आप इसको इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर है। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने कार्टेशियन प्लेन को किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि पोलर फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक्स की जगह हमारे पास स्टेप 1 क्या था, हमारे पास एक्स की जगह आर कोस थीटा आ जाएगा, और वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ये तो हो गया हमारे पास स्टेप 1। अब हमने इंटीग्रल को भी चेंज करना है। इंटीग्रल को कैसे चेंज करते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल है वो 0 है, और अपर वाला इंटीग्रल क्या है हमारे पास, 1 नेगेटिव एक्स स्क्र। तो हमें पता है कि 1 नेगेटिव एक्स स्क्र अगर अंडर रूट के अंदर है तो ये किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। ऑब्वियसली ये वाला इंटीग्रल कौन सा होता है, एक्स वाला इंटीग्रल होगा ना। एक्स इंटीग्रल पे वैल्यू किसके बराबर होती है, वाई के बराबर, और ये y के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर, और ये y के बराबर होता है। ये जब हमने स्केच ड्रा किए थे, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ी थी मल्टीपल इंटीग्रल वाली, तो वहाँ पे हमने ये वाली चीज़ें देखी थी। तो हमें y किसके बराबर है, 1 नेगेटिव एक्स स्क्र के बराबर। अगर मैं इसको मज़ीद सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या बन सकता है, 1 नेगेटिव एक्स स्क्र, जब मैं इसका स्क्र लूँगा, क्योंकि स्क्र और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं वाई स्क्र और एक्स स्क्र को इधर लेके आऊँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, और एक्स स्क्र पॉजिटिव वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था एक्स स्क्र और वाई स्क्र किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और ये 1 के बराबर आ जाएगा, और ऑब्वियसली हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, क्या मिस्टेक थी,
आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने इसे प्रूव किया था तो यहाँ पे सिंगल आर था, तो सिंगल आर तो एज इट इज़ आ जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर, लेकिन रेडियस को तो हम स्क्वायर के अंदर नहीं लिख सकते, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। 1 के अंडर रूट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, +1 आएगा। आपको पता है रेडियस किसे कहते हैं, साई को कहते हैं, तो रेडियस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आर हमारे पास क्या बन जाएगा 1। ये अब हमने सारे रफड़ क्यों छेड़े थे, अभी हम देखते हैं कि हमने इसे क्यों छेड़ा था। ये तो हमारे पास 1 प्रूफ आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि ये इंटीग्रेशन को आसान बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा, ये मेरा रफ ही होगा, लेकिन आपने जब ड्रा करना है आपने अच्छे तरीके से ड्रा करना है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है सर्कल का रेडियस क्या आया था हमारे पास 1, तो 1 मैं यहाँ पे लूँगा और +1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -1 क्योंकि सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे -1। इधर आपको पता है 0, इधर क्या होता है π/2, इधर क्या होता है पाई, और इधर क्या होता है 3π/2, और इधर क्या होता है 2π हमारे पास होता है। अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमें बताएगी कि हमारा ग्राफ किस सिमत जाएगा, -1 से लेके +1, -1 से लेके +1। ये किसकी कीमत है, सॉरी x की कीमत। तो x यहाँ पे है, x वाली लिमिट, और ये y वाली लिमिट है, ठीक है। x कहाँ पे जा रहा है, +1 से -1। तो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पाई है, तो हमारे पास जो लिमिट निकलेगी थीटा की वो क्या बनेगी 0 to π/2। और ये दूसरी जो हमारे पास लिमिट निकलेगी आर की वो क्या बनेगी हमारे पास 0 to 1, क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या है यहाँ से और यहाँ तक आएगा, तो 0 से 1 की तरफ हमारा स्केच ड्रा होगा जब हम इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हमने ग्राफ भी तो ड्रा करना है ना, तो हमारे पास क्या थी, y किसके बराबर थी, 1 -x² अंडर रूट के बराबर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है उसके अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x लेंगे और फिर y का आंसर निकालेंगे। अगर मैं x यहाँ पे 0 लेता हूँ तो y मेरे पास क्या आता है 1 आता है ना। इसी तरह जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 लूँगा तो y क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, मीन के हमारा ग्राफ कुछ इस सिमत ड्रा होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ये ऊपर वाला हिस्सा हमने क्या कर देना है, शेडिड कर देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है, वॉल्यूम को फाइंड करना। तो ये हमने वॉल्यूम को फाइंड कर दिया। अब हमने वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आसानी हो जाएगी किसकी जगह हमने कौन सी वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था x², y²। ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था जितना मैंने कर दिया, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तभी आपको अगले क्वेश्चनों की समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 और 1, 0 और -1। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि x² की जगह हमने r cos थीटा पुट करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे y का क्या था, स्क्वायर था। और साथ में हमें पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, r के साथ मल्टीप्लाई और dr और d थीटा। r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0 to 1 निकाली थी, वो हमने पुट कर दी। और यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 0 to π आई थी, 0 to π ये वाली वैल्यू, ये भी हमने पुट कर देनी है, ये भी पुट कर दी। अब हमने सबसे पहले हमें पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, जब मैं r² और कोस स्क्वायर थीटा मैं इधर समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इस वजह से। तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा तो r² बच जाएगा। तो r² जब मल्टीप्लाई होगा ये वाले r के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r का क्यूब बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यही करूँगा, 0, 1 और r का क्यूब लिख दूंगा, dr और d थीटा। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा r के हिसाब से, फिर मैं इसे पाई के हिसाब से। मैं 0, 1 और r का क्यूब dr एक जगह लिख लूँगा, और यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन होगी थीटा की उसे मैं सेपरेट कर लूँगा। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे 3 था, 3 के अंदर एक पावर ऐड की और डिवाइड में भी पावर, जो आंसर आया वो हमने लिख दिया, और 0 to 1। और यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 था तो यहाँ पे थीटा की रिस्पेक्ट ले रहे थे और थीटा आ जाएगा और 0 to π आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर बचा हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो r की वैल्यू क्या है 4
तो 1 पुट करूँगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और दरमियान में 0। जब मैं लोअर इंटीग्रल पुट करूँगा तो 0 पुट करूँगा r की जगह, तो 0/4 और 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था थीटा। थीटा की जगह सबसे पहले अपर वाला इंटीग्रल पाई है और लोअर वाला इंटीग्रल 0 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/4, ये 0 आ जाएगा, 0 हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, पाई। तो आंसर हमारे पास क्या बच गया, पाई/4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आज हम बेसिकली 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं पूरी जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है 13.3 उसके मुताबिक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो भी आपको सॉल्व करके क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फिर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि गलत होगी है। आप ऑब्ज़र्व करता रहा करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी मिस्टेक निकालते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरे जो नोट्स होंगे उसकी PDF डाल दूंगा, आप घबराएं नहीं और मिस्टेक मुझे ज़रूर बताया करें। यहाँ पे हम अगर मैं -1 x की वैल्यू पुट करता हूँ तब भी मेरे पास 0 आता है। मीन के हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे x क्या होता है, +1, x +1 था तो y 0 आ गया, तो यहाँ पे y 0 होता है। और जब y 1 था तो x क्या आ गया, 0, यहाँ पे आ जाएगी लाइन। ठीक है, जब मैं -1 पुट करूँगा x की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y यहाँ पे 0 होता है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ कुछ ड्रा होगा कर्व की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनना है, ये वाली लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल है और इसकी रेंज हमारे पास गिवन नहीं है। पिछले इंटीग्रल के अंदर क्या थी, रेंज गिवन थी, इसके अंदर नहीं है। xy dx वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। एक सर्कल के अंदर r की इसकी क्या होगी, जो लिमिट्स होंगी वो सर्कल के अंदर होंगी और उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। x² y² 4 के बराबर है, x किसके बराबर है, y के बराबर, और x के बराबर है 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं x² और y² के। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा के बराबर, और y किसके बराबर आ जाएगा, जहाँ पे जो ये वाला y है तो वो r sin थीटा के बराबर। ये हो गया स्टेप 1। अब हमारे पास स्टेप 2, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्कर के साथ हेडिंग दें और स्टेप 2 को डिनोट करें। तो स्टेप 2 के साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने इंटीग्रल लिमिट्स भी तो फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, x² y² इज इक्वल टू 4। हमें पता है x² और y² किसके बराबर होते हैं, r के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, r का स्क्वायर और 4, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट लूँगा तो r मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। रेडियस हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये MCQs के वाले से आपसे पूछा जा सकता है, आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अब हमने किसके अंदर फाइंड करना है, इसकी लिमिट्स को फाइंड करने के लिए एक सर्कल की फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, एक सर्कल की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल रफ सा बनाऊंगा, लेकिन आपने क्लीन बनाना है पेपर के अंदर। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, और यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 2 नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें रेडियस का तो पता चल गया, लेकिन हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी, x किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो जब x y के बराबर होता है, ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो जब हमारे पास जो एरिया शेड होगा, वॉल्यूम शेड होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके लिए यूज़ होती है, वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब हमें पता है यहाँ पे एंगल क्या होता है, 0, और यहाँ पे क्या होता है, π/2, लेकिन ये दोनों के दरमियान में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, दोनों के दरमियान में क्या है, एंगल हाफ करेंगे। 90 का हाफ क्या होता है, 45 को कैसे लिखते हैं हम, पाई की फॉर्म के अंदर, रेडियन की फॉर्म के अंदर π/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, थीटे की वैल्यू की जगह π/4 π/2, क्योंकि 5/4 छोटा होता है और π/4 बड़ी फॉर्म होती है। तो इस तरीके से हमने क्या, इसके इंटीग्रल फाइंड कर लिए थीटा के रिस्पेक्ट, और आर के रिस्पेक्ट क्या होंगे, 0 से 2, क्योंकि जो रीजन बाउंडेड होगा वो कहाँ से होगा, ओरिजिन 0 से लेके इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो 0 से लेके 2 की जानिब होगा। अब हमारे पास जो r की वैल्यू थी, अगर हम इसे रेंज की फॉर्म के अंदर लिखें, ये भी आपको लिखनी आनी चाहिए,
ताकि आपको आसानगी रहे। जो हमारे पास आर की रेंज बन रही थी वो क्या बन रही थी 0 to 2, वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। और थीटा की क्या बन रही थी π/4 और π/2। यहाँ पे थीटा आएगा और यहाँ पे π/2। तो ये बन गई इसकी रेंज। अब हमने क्या कर देना है, इंटीग्रल को सिंपली रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे क्या थी हमारे पास आर एक्स वाई डी एक्स। मैं पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ, वरना मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करवानी थी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, आर की लिमिट किसके साथ रिप्लेस, सबसे पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं स्टेप 1 के मुताबिक। तो क्या बनेगी हमारे पास आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक आर ऑलरेडी गिवन होता है और डी आर और डी थीटा। ये आर कौन सा है, पोलर फॉर्म के अंदर, ये भी हमने पढ़ लिया है ये आर क्यों आया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, जो इंटीग्रल को जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले आर वाला इंटीग्रल 0 से लेके, ये कोमा है सॉरी 2, और ये क्या बन जाएगा π/4 और π/2। मैं इसको थोड़ा सा तंग करके लिखूँगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल वाली वैल्यू को सेपरेट आउट कर लूँगा। क्या कर लूँगा, इन वैल्यू को सेपरेट आउट कर लूँगा। कैसे, यहाँ पे थीटा क्या था कोस थीटा, साइन थीटा को मैंने एज इट इज़ लिख लिया एक जानिब, और यहाँ पे दूसरा जो इंटीग्रल था ये मैंने इधर ब्रैकेट डाली, और दूसरा इंटीग्रल मैंने एज इट इज़ आर आर आर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का क्यूब डी आर बन जाएगा। अब हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा है, हम तो इसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। वो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाले कामों में तो जाएंगे नहीं, हम पॉजिटिव में ही रहेंगे, तो हमें ज़िंदगी में रहना भी पॉजिटिव ही चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, डी थीटा, यू किसको लेंगे साइन थीटा को, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा कोस थीटा और डी थीटा। यहाँ पे हमें पता है डी थीटा भी आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर u हो, हमारे पास क्या हो π/2, तो हमें पता है कि हमने साइन की जगह इसे पुट करना है ना, तो u साइन π/2 कितना होता है, हमें पता है 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से π/4 आएगा, और u किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन π/4 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट के पास। ये तो हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ ली और सब्स्टिट्यूट भी कर लिया। अब हमारे पास जो इंटीग्रल हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, अंडर रूट 1/2 नीचे आ जाएगा π/2 की जगह, और 1 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा u आ जाएगा, और कोस थीटा और डी थीटा की जगह हमारे पास du आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, r का क्यूब था ना, तो r की पावर 4 और डिवाइड में भी 4 बन जाएगी हमारे पास, और 0 और 2 आ गया। ये हमने कैसे पढ़ा, ये हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दिया, 3 थी पावर और पावर में 1 ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमें पता है u का स्क्वायर और 2 आ जाएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं ब्रैकेट ही डाल लेता हूँ ताकि आपको आसानगी रहे। तो यहाँ पे मैं अगर अपर वाला इंटीग्रल पुट करूँ तो 2 का क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 बन जाएगा और डिवाइड में 4, और नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की जगह 0 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं u की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 और दरमियान में नेगेटिव, और 1/2 एज इट इज़, और 1 एज इट इज़ आ गया, और 2 अंडर रूट, और इसका क्या मैं लूँगा स्क्वायर लूँगा। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ पे 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 16, सॉरी 2 की पावर 4 16 होता है, और ये 0 एज इट इज़। हमें पता है 4 4 से कैंसिल, और 4 4 द 4। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या बच गया, 1 की पावर क्या थी स्क्वायर, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 2 ही रहेगी, और 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4। अब हम इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और हमारे पास पाई डिवाइड में 4।
अंदर में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 4 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो 2 आ गया एज इट इज़। और यहाँ पे 4 है, 4 के साथ डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्या बनेगा, इसका लोअर इंटीग्रल 0 और अपर इंटीग्रल 2 और 0 और 4 नेगेटिव वाई स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हमने किसको एक्स के साथ किसको रिप्लेस करना है, आर कोस थीटा के साथ, और वाई को किसके साथ रिप्लेस करना है, आर साइन थीटा के साथ। स्टेप 2 क्या हमारे पास होता है, यह हमें पता है वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 नेगेटिव वाई स्क्वायर। हमने इंटीग्रल जो लेने होते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, हमारे पास 1 नेगेटिव x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब x आएगा तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, हमें पता है y की। जब y आएगा तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी। और 4 नेगेटिव वाई स्क्वायर का अंडर रूट था, हमें अंडर रूट कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर ले लिया हमने y का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास x का स्क्वायर 4 नेगेटिव वाई का स्क्वायर बच गया। ये मैं जल्दी इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको ये मेथड तो पता ही होगा सबको। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, और 4 का भी क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। तो हमें पता है रेडियस हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सर्कल ड्रा करूँ तो सर्कल से हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करने होते हैं। ये सर्कल मैं इधर भी रफ सा ही बनाऊंगा लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव 2, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और यहाँ पे क्या है, x है लेकिन नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव 2 लेकिन y है नेगेटिव फॉर्म के अंदर। अब हमने रेडियस को तो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास y इज इक्वल टू 1 नेगेटिव x का स्क्वायर था ना, 4 वैल्यू ये वाली थी, मैंने ये वाली लिख ली। 4 इज इक्वल टू 4 नेगेटिव वाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर था, x के बराबर। मैं सबसे पहले ऊपर y को लिख लेता हूँ, नीचे x को लिख लेता हूँ। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। जब मैं 1 पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो ये मैं लिखूँगा ही नहीं। जब मैं 2 पुट करता हूँ y की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 2, तो x हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। x हमारे पास क्या आता है, 0। इसी तरीके से अगर मैं -2 पुट करता हूँ y की जगह क्या पुट करूँगा, -2, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा ना x का, ऑब्वियसली, ठीक है। तो 0 आ जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास होती है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, वो हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। अब हमारे पास जो सर्कल ड्रा होगा वो किस मेथड से ड्रा होगा, कि जो y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 2 होगी, तो मेन के ओरिजिन से लेके यहाँ तक आएगा, 0 से 0 यहाँ तक आएगा, और जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ तक आएगा। और जब हमारे पास y की वैल्यू -2 होगी तो x 0 होगा, तो वो यहाँ तक होगी। हमें पता है कि हमने किस रोटेशन के अंदर मूव करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे यहाँ पे तो कोई हमारे पास मैचिंग बन नहीं रही, तो हम यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से 0 से लेके π/2 तक बनेगा। अगर यहाँ पर -2 आता है x का आंसर, तो फिर हमने पूरा एंगल रोटेट करना था, लेकिन यहाँ पे पूरा एंगल रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -2 नहीं आती। तो जो एरिया शेड होगा वो इस तरह से कुछ एरिया इसका शेड होगा, ठीक है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई, वो क्या थी, हमारे पास 0 टू लेके π/2, और r की वैल्यू निकल आई, हमें पता है यहाँ से 0 से मूव करेंगे 2, और यहाँ से 0 से लेके 2 तक। अब अगर हम इसे रेंज के अंदर लिखना चाहें तो रेंज के अंदर कैसे लिख सकते हैं हम, r थीटा, और यहाँ पे r की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 0 से लेके r को अप्रोच करूँगा 2 तक, और फिर हम यहाँ पे 0 से लेके थीटा को अप्रोच करेंगे थीटा π/2। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ है। जब मैं इसे पोलर फॉर्म के अंदर लिखूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 to 2, यहाँ पे 0 to 2 और यहाँ पे 0 to π/2, और x स्क्वायर की जगह हमें पता है r का स्क्वायर कोस स्क्वायर, r का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास बाहर हमें पता है क्या बचता है, dr और d थीटा। मैं इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, जब मैं इसको 2 हिस्सों के बाद ही सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हमें पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आर के साथ, तो क्या बनेगा, आर का क्यूब बनेगा ना यहाँ पे।
आर का क्यूब ये हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आर का क्यूब हमारा जब हम इसका इंटीग्रेट लेंगे आर के क्यूब का 0 और 2 के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा, आर की पावर 4 और डिवाइड में भी 4 और 0 और 2 बच गया, और यहाँ पे डी और थीटा बच गया, और यहाँ पे 0 और π/2 एज इट इज़, और यहाँ पे हमें पता है 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 बन जाएगा और डिवाइड में 4, और यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा और डी थीटा एज इट इज़। अगर मैं थीटा के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन लूँगी, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचना है, 16 डिवाइडेड बाई 4 और 0 π/2 डी थीटा 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी ना, तो π/2 डी थीटा, और ये हमारे पास 4 बच गया, और 4 हैज़ इट इज़। जब मैं थीटा की जगह अपर वाली लिमिट पुट करूँगा, तो π/2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 π/2 डिवाइड करूँगा तो 2 पाई बच जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो 4 है हमारे पास बुक के अंदर, वो क्या है, 0 a डिवाइडेड बाई 2 0 a स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर एक्स और एक्स स्केयर। हमें पता है स्टेप 1 के अंदर हमने क्या करना होता है, एक्स की जगह किसको पुट करना होता है, आर कोस थीटा, और वाई को किसकी जगह पुट करना होता है, आर साइन थीटा के बराबर। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करनी होती है, लिमिट फाइंड करनी होती है। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे x है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, y के, तो y किसके बराबर आ जाएगा, a का स्केयर नेगेटिव x का स्केयर। तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा, स्केयर लेंगे और इस तरफ भी स्केयर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर यहाँ पे आके पॉजिटिव और ए का स्केयर हैज इट इज। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आर का स्केयर बन जाएगा ना, और ए का स्केयर, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, ए के स्केयर के बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम इसका सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल कैसे ड्रा करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लेता हूँ, आपको मेरी हैंड राइटिंग की समझ आ जाती है ना, मुझे कमेंट में बता दिया करें बस ये कभी ना कभी तो ठीक होगी आपकी दुआओं से के साथ। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आप दुआ करते रहा करें। यहाँ पर भी ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, एक्स होगा, वाई होगा, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई होगा। अब हमारे पास जो दूसरी इंटीग्रल थी वो क्या थी, ए डिवाइडेड बाई 2, ए डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, ए डिवाइडेड बाई 2 था ना, वाई किसके बराबर था, ए का स्केयर नेगेटिव एक्स के स्केयर के बराबर। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ किसके जगह, वाई की जगह, वाई है ना एक्स, एक्स की जगह मैं पुट करूँ यहाँ पे 0, तो ये ए के बराबर बनता है। अगर मैं यहाँ पे वाई को 0 रखूँ, वाई को एक्स को यहाँ पे 0 रखूँ, ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। एक्स यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह मैं 0 रखता हूँ, तो ए की यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए ही बचेगा ना, ए का स्केयर, तो ये ए के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक्स को ए के बराबर रखता हूँ, तो ए नेगेटिव करके हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। मीन के हमारा ग्राफ कुछ इस सिमत जाएगा और फिर कुछ इस सिमत आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। लेकिन हमें यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा, 0 से लेके a/2 की जानिब बढ़ेगा। किस एक्सिस पर, एक्स वाली एक्सिस के ऊपर। तो a/2 यहाँ पे क्या होगा, इसका हाफ होगा। हमारा मेन के ग्राफ यहाँ पे जाना चाहिए, हाफ होगा ना इसका, तो हाफ को मैं यहाँ पे ही लिख सकता हूँ ना, a डिवाइडेड बाई 2 किसकी जगह लिखूँगा, x की जगह, जब y की जगह a डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी a डिवाइडेड बाई 2 है और इसका भी a डिवाइडेड बाई 2 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, 0 और π/2। अब जो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, इसके मुताबिक हमारे पास थीटा किसके बराबर आना चाहिए, 0 to π/2 के बराबर। लेकिन हमें क्या कहा है उसने, 0 से लेके हमने किसको अप्रोच करना है, a/2। हम किस सिमत में मूव करते हैं, इस सिमत में मूव करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम सर्कल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, कभी भी नहीं एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास क्या था, 0 to a/2। अब हमारे पास x तो 0 यहाँ पे होगा और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अप्रोच करेगी a/2। जो हमारा टोटल एरिया तो ये वाला शेड होता है, ठीक है, ये वाला शेड होगा ना टोटल एरिया। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि 0 to a/2 जाना है हमने,
यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। जब हमारा ग्राफ बनेगा तो सीधा बनेगा, जब हम a/2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर वाली दिशा वाली वैल्यू होगी वो बच जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, π/4 होता है, आपको भी पता है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसके मुताबिक, π/4 π/2। तो ये कंडीशन आपने कहाँ से याद रखनी है, जब भी इसका हाफ लेंगे तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, π/4 से स्टार्ट होके π/2। आपका एक ये भी सवाल होगा कि 0 to π/4 क्यों नहीं बना, तो हमने यहाँ से मूव करना है जहाँ से हमें उसने रोटेशन दी है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, π/4, और इस सिमत में मूव करना है ना, हम इस सिमत में तो आ नहीं सकते, तो इस सिमत में मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, π/4 और π/2। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरफ। ये मैं वैल्यू इसकी पुट कर दी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। हमें पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और ये 1 एज इट इज़, और ये वाला स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो r, और r का स्क्वायर ऊपर ये वाला r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा बच जाएगा, dr और d थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे 0 और a वाला इंटीग्रल और π/4 और π/2 वाला इंटीग्रल, ये r इसके साथ कैंसिल तो r बच गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, π/4 और π/2 इसको यहाँ पे थीटे वाले इंटीग्रल के साथ लिखूँगा, और इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 to a r dr। तो यहाँ पे कोस थीटे की इंटीग्रेशन हमें पता है साइन थीटा के बराबर होती है, तो साइन थीटा की मैं जगह क्या करूँगा, वैल्यू को पुट करूँगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर डिवाइड में 2 और 0 और r बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन में जब पुट करूँगा π/2 तो नेगेटिव साइन π/4 आएगा, सॉरी π/4, लोअर इंटीग्रल पुट किया तो आपको पता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर 2, क्योंकि r का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर बन जाएगा, और 0 है तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा, 0 का स्क्वायर आएगा तो 0 ही आएगा ना, जिसके साथ भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर 2 को ये कॉन्स्टेंट नंबर मैं बाहर लिख लूँगा, और साइन यहाँ पे क्या है, π/2 किसके बराबर होता है 1, और साइन π/4 किसके बराबर होता है 1/√2। आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम इसके बाद पार्ट 2 के अंदर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये किस फॉर्म के अंदर है, रेंज की फॉर्म के अंदर है। मैंने आपको पहले ही बताया था रेंज की फॉर्म जब हमने निकाली थी यहाँ पे, तो मेरा ये मेन पर्पज़ यही था क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास रेंज के अंदर क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैंने आपको रेंज वाले क्वेश्चन वहाँ पे करवाए थे। तो अब हमारे पास सबसे पहली फॉर्म वही होगी, x किसके बराबर करना है, r को थीटा के बराबर करना है, और y को किसके बराबर करना है, r साइन थीटा के बराबर करना है। तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, हमने इंटीग्रल की लिमिट को भी फाइंड करना होता है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन वाई स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इक्वल होगा या लेस देन होगा। तो यहाँ पे r किसके बराबर हो जाएगा, r का स्क्वायर या तो इक्वल होगा या लेस देन 1 के बराबर होगा। हमें पता है कि थीटा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 1 से कभी भी छोटा नहीं होगा, हो भी सकता है इन रियल केसेस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है ना, तो हम यहाँ पे इक्वल वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमारे पास इसका रेडियस बन गया। अब हम इसको सर्कल की फॉर्म के अंदर पढ़ लेते हैं। सर्कल हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे रेडियस तो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है, लेकिन हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, हमें बताया गया था ये 2 इंटीग्रल हैं, और जो हमारे पास इसकी लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और 1 को अप्रोच कर रही है। तो हमें पता है मिनिमम एंगल 0 होगा, और मैक्सिमम एंगल यहाँ पे 2π होता है, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2। तो ये वाला एंगल यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 2π, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जल्दी बताएं मुझे, 0 और 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यही वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। सबसे पहले हम r की वैल्यू पुट करते हैं, 0 तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 to 2π आ जाएगा, और यहाँ पे x था, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इससे मिलता जुलता है, इसी तरह का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल गिवन नहीं थे, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे r cos थीटा बचा था ना, तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा r cos
थीटा, डी आर और डी थीटा, ये वाली नोटेशन, क्योंकि क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है लेकिन इंटीग्रल डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख ली। ठीक है, आपने घबराना नहीं है इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, 4 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर। अब हमारे पास r की जगह में क्या बन जाएगा, हमारे पास r का स्क्वायर 2 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी इंटीग्रल 0 to 1 है, और कोस थीटा की जगह हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, साइन थीटा, वही वाला 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज क्यों होते हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर बन जाएगा 2 होता है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि लोअर वाला इंटीग्रल पुट करूँगा और दरम्यान में नेगेटिव आ जाएगा। साइन 2 पाई की जगह कुछ स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। 1 कभी भी नहीं होता, 0 होता है। तो जब मैं 0 पुट करूँगा तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बच जाएगा, 0। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन अभी हमने पोलर फॉर्म के अंदर पार्ट 1 डिस्कस किया है। ये कौन सा है, पार्ट 1। अब हम इसके बाद पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।